हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो लॉकडाउन में आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं राहुल सर, खत्री ट्यूशन क्लासेस से आज मैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताने जा रहा हूं। इस चैप्टर का नाम है कॉरिलेशन। ये क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों, ये एक बच्चों के मन में हुआ है कि ये फॉर्मूला सर बड़ा गंदा है, ये समझ में नहीं आ रहा। बेटा, ये बहुत ही आसान है। आप बस आराम से 20-25 मिनट की ये जो वीडियो है, आप इसको देख लीजिए। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि कॉरिलेशन से चाहे वो 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा, आप इजीली इसको अटेंड कर पाओगे। चलिए, इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। पहले आप ये समझिए कि कॉरिलेशन होता क्या है। पहले आप ये समझिए कि कॉरिलेशन होता क्या है। बेटा, कॉरिलेशन का मतलब होता है किसी प्रकार का रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब संबंध। देखो, रिलेशनशिप दो तरीके के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। पॉजिटिव रिलेशनशिप में क्या होता है बेटा, अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा भी ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा तो दूसरा भी नीचे जाएगा। विच मीन्स दोनों वेरिएबल या दोनों डेटा एक ही डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो उसको हम पॉजिटिव कॉरिलेशन कहते हैं। और अगर मान लीजिए दोनों डेटा एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पिताजी के आइडियाज और आपके आइडियाज, पापा बोलेंगे बेटा ये करो, तुम हमेशा उसका उल्टा करते हो। थोड़ा मजाक से हट के बात करते हैं, जैसे प्राइस और डिमांड। जैसे जैसे अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ती है, वैसे वैसे आदमी उस चीज की डिमांड कम करने लगता है। रिसेंटली अभी आप नोटिस करे होंगे कि प्याज का दाम और टमाटर का दाम बहुत ज्यादा था। जो टमाटर अभी 30-40 रुपीस पर केजी था, रिसेंटली वो 80-90 रुपीस का हो गया। तो आपने देखा होगा आपकी मम्मियां जो सब्जी में पहले 3 टमाटर डालती थी, अब वो सब्जी में 2 या 1 टमाटर डालने लगी है। तो द रीजन इज दैट कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो यहां पे क्या है, ये दोनों डेटा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए इस तरह के सीरीज को या इस तरह के रिलेशनशिप को हम नेगेटिव कॉरिलेशन कहते हैं। और अगर दोनों डेटा एक ही डायरेक्शन में जाए, जैसे इनकम और डिमांड, जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा डिमांड। कभी आपके घर में रिश्तेदार आ जाए, मौसी आ जाए, चाचा आ जाए और बोला ले बेटा, राजा बेटा ये लो पैसा लो, थोड़ा सामान ऐश कर लेना, मौज कर लेना, कुछ सामान खरीद लेना अपने लिए। अब आपकी पॉकेट मनी बढ़ गई। जैसे ही पैसे ज्यादा हुआ, आपकी डिमांड यानी आपके खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम पॉजिटिव कॉरिलेशन कहते हैं। यानी अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी दूसरी भी घटेगी। इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव कॉरिलेशन। ठीक है बच्चों, ये देखो, आप वीडियोस को पॉज कर लीजिए, आप इसको उतार लीजिए, फिर इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल सेक्शन पे चलेंगे। होप सो बच्चों आप लोगों ने कॉपी कर लिया था। अब मैं कॉरिलेशन के न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ चलता हूं। इससे पहले अलग अलग कॉरिलेशन की हम वैल्यूज को पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन एंड आल्सो कमेंट अपॉन दिस। तो अब आप समझिए, अगर अलग ये वैल्यूज है, एक बात याद रखना, कॉरिलेशन में जो हमेशा वैल्यूज आएगी वो 0 और 1 के बीच में आती है। जैसे आप लोगों ने 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी में वैल्यूज हमेशा 1 से कम होती है, उसी तरह कॉरिलेशन में भी आपका वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वहां आपका आंसर 1 से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में आपने कोई ना कोई गड़बड़ कर रखी है। देखिए ध्यान से समझिए, दो तरह का कॉरिलेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, इसलिए इसको हम प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव कॉरिलेशन में दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे प्राइस और डिमांड। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा। तो ऐसे केस में रिलेशनशिप में यहां माइनस का साइन आता है, कॉरिलेशन में आपका माइनस का साइन आएगा। अब पहला आता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब बिल्कुल एक दूसरे में पॉजिटिव है, क्या कहते हैं, बिल्कुल एक सेम ही डायरेक्शन में जाएगा और वो भी एग्जैक्ट सेम अमाउंट से।
विच मीन्स जैसे प्राइस अगर 10% बढ़ा है, डिमांड भी 10% घटेगा। बिल्कुल इक्वल अगर चेंज आ रहा है दो डेटा के बीच में तो वो परफेक्ट कोरिलेशन कहलाएगा। हाई कोरिलेशन में क्या होता है बेटा, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होता बट काफी ज्यादा होता है। सपोज अगर मान लीजिए एक डेटा में 20% चेंज हुआ, दूसरे डेटा में 16% हुआ, एग्जैक्टली 20 नहीं हुआ पर 16 हुआ, काफी ज्यादा चेंजेस थे, 20 नहीं थे बट फिर भी काफी हाई चेंजेस थे, तो ऐसे केस में इसको हम हाई कोरिलेशन कहेंगे। मॉडरेट में क्या होता है, काफी ज्यादा चेंजेस नहीं होते, होते तो हैं चेंजेस बट ज्यादा नहीं होते। सपोज ये 20% बढ़ा तो ये 10% या 12% बढ़ा, तो ऐसे केस में इसको हम मॉडरेट चेंज कहते हैं। लो में क्या होता है, ये डेटे में, इस डेटा में चेंजेस इस वाले डेटा के चेंजेस को बहुत कम इफेक्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए इस डेटा में 20% चेंज आया, ये x की प्राइस 20% बढ़ी है, y की डिमांड सिर्फ 5% घटी है। देखो ना, इसमें 20% चेंज आया, इसमें सिर्फ 5% चेंज आया, रिलेशनशिप है, इफेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, पर यहां पर इफेक्शन बहुत कम है, यहां पर जो चेंजेस है ये बहुत कम पाया जा रहा है, इसलिए हम इसको लो कहते हैं। जीरो का मतलब क्या है कि इसमें होने वाला चेंज जिसको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में हम जीरो कोरिलेशन कहेंगे। सपोज बिहार में होने वाली बारिश और दिल्ली में एप्पल की डिमांड, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिहार में एप्पल उगता ही नहीं है, तो यहां पर जो है यहां पर नो कोरिलेशन आएगा। ठीक है, कि बिहार में अगर ज्यादा बारिश होगी तो दिल्ली में एप्पल की प्राइस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहां इन डेटा के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो ऐसे केस में हम इसको जीरो कोरिलेशन कहेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये मिस्टर कार्ल पियर्सन ने आपको दिया था। आपके चैप्टर में दो है, एक कार्ल पियर्सन का है और एक रैंक कोरिलेशन है, बट सीबीएसई का जो अभी लेटेस्ट सिलेबस आया है उसमें रैंक कोरिलेशन डिलीट हो चुका है। इसका मतलब क्या, सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, कार्ल पियर्सन का। कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगा बहुत आसान तरीके से न्यूमेरिकल को करें ताकि आपको आसानी से ये चैप्टर समझ में आ जाए। देखिए बेटा, इसका पहले आप फॉर्मूला समझिए, R इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स वाई। यहां x का मतलब क्या है, x माइनस एक्स बार, और y का मतलब क्या है बेटा, y माइनस वाई बार। ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। सपोज दो डेटा दिया हुआ है x और y। ठीक है, x दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, y आपको दिया हुआ है 2, 8, 6, 10, 4। ठीक है, अब आपको इन दो डेटा के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। आपको इन दो डेटा के बीच में क्या निकालना है बेटा, रिलेशनशिप। ठीक है, कोरिलेशन निकालना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आप पहले x एज इट इज उतार दीजिए, x 10, 20, 30, 40, 50। देखिए बेटा, साथ साथ अभी कॉपी मत करिए, आप पहले इस टॉपिक को समझ लो, इस क्वेश्चन को समझ लो। विश्वास कीजिए, आपको अगर समझ में आ गया, कितना भी गंदा क्वेश्चन होगा आप आसानी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, आप x उतारे, अब क्या करिए, x का टोटल कर लीजिए, सिग्मा x जो कि आएगा 150, जो कि क्या आएगा बेटा 150। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, x बार निकालना है। आपको क्या करना है बेटा, x बार निकालना है। x बार निकालने के लिए सिग्मा x अपॉन में n आप करेंगे। सिग्मा x कितना है बेटा 150, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा 30। अब आप क्या करेंगे, x निकालेंगे। x क्या होता है बेटा, x माइनस एक्स बार, विच मीन्स आपका x के जो भी वेरिएबल है उसमें से आपको x बार माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 30 माइनस होगा माइनस 20, 20 में से 30 होगा माइनस 10, 30 में से 30 माइनस होगा 0, 40 में से 30 माइनस हुआ 10, और 50 में से 30 माइनस हुआ 20। ठीक है,
अब आप क्या करेंगे, अगला टर्म जो है, अब आप इसका स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर, x मतलब ये स्क्वायर किया, 400, 100, 0, 100 और 400, और इसका आप कर लीजिए टोटल सिग्मा y x स्क्वायर के नाम से, जो कि आएगा तुम्हारे पास 1000। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आ गया? चलिए, यही कहानी आपको y के साथ भी दोहरानी है, यही कहानी आपको y के साथ भी दोहरानी है। मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा सही से। x स्क्वायर इक्वल्स टू 1000। ठीक है, अब आपको यही जो प्रोसेस है ये रिपीट करना है y के साथ भी। y उतारते हैं, y आपके पास आ गया बेटा ये 2, 8, 4, 6 और 10। आप इसका टोटल कर लीजिए, ये आपके पास आएगा सिग्मा y। कितना आया? 30। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, y बार निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे बेटा? y बार निकालेंगे सिग्मा y अपॉन में n, जो कि होगा 30 अपॉन में 5 विच इज 6। ठीक है, आपके पास y बार आ गया। कितना आया बेटा y बार? आपके पास 6 आया। y बार कितना आया आपके पास? 6। अब आप क्या करेंगे, y निकालेंगे। अब आप क्या करेंगे बेटा? y निकालेंगे। ये क्या होगा बेटा? y माइनस y बार। y बार कितना था? 6 था। आप माइनस कीजिए, 2 में से ये 6 माइनस हुआ तो -4, 8 में से 6 माइनस हुआ -2, 4 में से 6 माइनस हुआ -2, 6 में से 6 माइनस हुआ 0, और 10 में से 6 माइनस हुआ तो 4। ठीक है, अब अगली कहानी, अब आप इस y का क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, ये करने पे 4 4 जा 16, 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 एंड 16। अब इसका आप टोटल करोगे तो सिग्मा y स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 40। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, एक स्टेप और बचा है। अब आपको निकालना है xy। अब आपको क्या निकालना है बेटा? xy। xy का मतलब है x मल्टीप्लाई y। आपका x क्या है? ये, और आपका y क्या आया था? ये। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 24 जा 80, बचपन में पढ़ा होगा माइनस माइनस प्लस होता है। 10 2 जा 20, 0 0, 10 0 जा 0, और 24 जा 80। ठीक है, दोबारा देखो, 24 जा 80, 10 2 जा 20, 0, 10 0 0, 24 80। आप इसका टोटल कर लीजिए तो ये आपको सिग्मा xy देगा। ठीक है, इसका टोटल किया तो ये आएगा 140। ये कितना आएगा बेटा? 140। ठीक है बेटा, अब आ जाती है फॉर्मूले के ऊपर बात। फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, R इक्वल्स टू सिग्मा xy अपॉन रूट अंडर सिग्मा x स्क्वायर इंटू सिग्मा y स्क्वायर। वैल्यू डाल दीजिए। सिग्मा xy का मतलब ये, इसकी वैल्यू आप यहां डाल दीजिए 140, रूट अंडर सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू है ये 1000, मल्टीप्लाई सिग्मा y स्क्वायर। तो y स्क्वायर का टोटल क्या आया था? ये आया था। आप इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए तो ये आपके पास आ गया 40। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 140 अपॉन रूट अंडर 40,000। वैल्यू आएगी 140 अपॉन में 200, दैट इज 0.7। अगर आप इस कैटेगरी में आएंगे, 0.7 कहां आ रहा है? 0.7 आपका इस कैटेगरी में आ रहा है, तो आप लिख देंगे हेयर देयर इज हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि आंसर आपका प्लस में आया है। आपका आंसर प्लस में आया तो इसलिए पॉजिटिव है, और 0.7 है, काफी ज्यादा वैल्यू है, तो इसको आप हाई कैटेगरी में डाल सकते हो। कहने को तो इसको मॉडरेट में भी डाल सकते हो, बट 0.7 है तो इसको प्लस साइड हाई की तरफ ही रखिएगा। सो देयर इज हाई कोरिलेशन, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। बच्चों
आपका एक क्वेश्चन हमने करवा दिया, इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। अभी आप क्या करिए, आप पॉज कर लीजिए और आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर ही पूरा फिनिश हो जाएगा। होप सो आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, और इस बार जो डेटा है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़े बड़े नंबर लिए हैं, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं ना, कि हो सकता है कि वो आपको आसान क्वेश्चन दे दे और हो सकता है कि वो थोड़े कॉम्प्लेक्स या थोड़े जटिल आंकड़ों के साथ, थोड़े टफ डेटा के साथ भी क्वेश्चन दे सकता है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। भरोसा रखिए, प्रोसेस वही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने तरीका अपनाया था, वही तरीका यहां पर भी हमें फॉलो करना है। बस इसमें थोड़े जो डेटा है या जो नंबर्स है वो थोड़े बड़े नंबर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्या करेंगे, एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाइफ का जो आपको डेटा दिया है, एक को आप x मान लीजिए और एक को आप y मान लीजिए। मैं एज ऑफ हस्बैंड को x मान लेता हूं, 21, 22, 28, 32, 35, 36। अब आप क्या करिए, इसका टोटल कर लीजिए। अब आप क्या करिए, x का टोटल कर लीजिए। तो ये आपके पास आएगा सिग्मा x इक्वल्स टू 174, 174। अब आपको करना क्या है, अब आपको x बार निकालना है। x बार क्या होगा, सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x कितना है बेटा जी, 174। n क्या है, 1 2 3 4 5 6। आप इसको 174 अपॉन 6, जो कि आपके पास आएगा 29। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप x निकालेंगे। अब आप क्या निकालेंगे बेटा, x निकालेंगे। x क्या होता है बेटा, x माइनस x बार। ठीक है, ये आपके पास आएगा -8, -7। 21 में से 29 माइनस कीजिए, -8। 22 में से 29 माइनस कीजिए, -7, -1, 3, 6 और 7। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप x स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 64, 49, 1, 9, 36 और 49। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे, जो कि तुम्हारे पास आएगा 208। अब यही प्रोसेस अब आपको y के साथ भी निभाना है। यही प्रोसेस अब आपको किसके साथ करना है बेटा, y के साथ। y उतारिए बेटा, एज ऑफ वाइफ को मैं y मानता हूं। 18, 20, 25, 30, 31, 32। ठीक है, अब आप सिग्मा y करेंगे, यानी y का टोटल। ये आपके पास आएगा 156। ये कितना आएगा बेटा जी, 156। अब आप y बार कीजिए, सिग्मा y अपॉन में n। 156 अपॉन में n कितना है बेटा, 6। ये करने पे आएगा 2 2 6 2 12, 26। ठीक है, ये आपके पास आएगा बेटा 26। अब आप क्या करेंगे, y निकालेंगे। y निकालेंगे जो कि होगा y माइनस y बार, जो कि क्या आएगा बेटा, y माइनस y बार आएगा। 18 में से 26 माइनस होगा तो ये आएगा -8, -6, -1, 4, 5 और 6। -8, 18 में से 26 गया तो -8, 20 में से 26 गया तो -6, 25 में से 26, 30 में से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, आपके पास y आ गया। अब आप क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे x का स्क्वायर किया था, y का स्क्वायर भी कर दीजिए, जो कि आएगा 64, 36, 1, 16, 25 और 36। ठीक है, अब आप इसका टोटल करिए, आपके पास y स्क्वायर का टोटल आ जाएगा सिग्मा y स्क्वायर इक्वल्स टू 178। ठीक है, यानी आपको करना क्या है, इन सब का टोटल कर देना, जो कि 178 आएगा। नाउ नेक्स्ट, अब आपको एक्स वाई निकालना है, विच मीन्स x मल्टीप्लाई y। आपका x ये और ये y, इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
8 8 जा 64, 7 6 जा 42, 1 1 1, 4 3 जा 12, 6 5 जा 30 और 6 7 जा 42। 64, 42, 1, 12, 30 और 42। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, ये आएगा सिग्मा एक्स वाई जो कि आएगा 191। ये आएगा आपके पास क्या बेटा 191। नाउ अब आपको इस फॉर्मूले में उतारना है। फॉर्मूले में ऊपर क्या है सिग्मा एक्स वाई आपके पास 191 आया है। आर इक्वल्स टू इसकी जगह आप ये वैल्यू उतार लीजिए 191 अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह आप ये वैल्यू रखिए 208 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर की जगह आप ये वैल्यू रखिए 178। आर इक्वल्स टू 191 अपॉन रूट अंडर 208 मल्टीप्लाई 178। इसका टोटल इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 37024। आर इक्वल्स टू 191 अपॉन इसका रूट निकालिए। बचपन में आप लोगों ने किया होगा इस तरह से 37024। नहीं होगा तो हमारी खत्री क्लासेस में बहुत सारी वीडियोस है अंडर रूट सॉल्व करने वाली, आप वो भी कर सकते हो। ऐसा कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि रूट निकालना नहीं आता, मुझे भी 12th तक रूट निकालना नहीं आता था। चलिए इसका अगर आप अंडर रूट सॉल्व करेंगे ये आपको मिलेगा 192.42। आर इक्वल्स टू आंसर आएगा 0.993। ठीक है, होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कई बार 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है कोरिलेशन का, तो समझो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी सरकार को नीति बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि जब आपको पता है ये चीज इससे रिलेटेड है। सपोज पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और गरीबी, वो एक दूसरे से क्या रिलेटेड है। चलो मैं यहां लिख ही देता हूं इंपॉर्टेंस। तो पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। सरकार को पॉलिसीज बनाने में काफी हेल्प करता है बेटा। जैसे मैंने बताया ना कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट आपस में बहुत रिलेटेड है। जिस देश में जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी उस देश में पॉवर्टी उतनी ज्यादा होगी। कुछ कंट्रीज का मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे नाइजीरिया हो गया। इन कंट्रीज में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है। क्यों? क्योंकि वहां लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो यहां सरकार क्या करेगी, जो पॉलिसीज बनाएगी वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बनाएगी, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगा तो पॉवर्टी अपने आप कम हो जाएगी। दूसरा क्या होता है, लॉज बनाने में हेल्प करती है, सरकार को कानून बनाने में हेल्प करती है। जैसे इनकम टैक्स या टैक्स, सरकार जितना ज्यादा टैक्स चार्ज करेगी लोग टैक्स की चोरी उतनी ज्यादा करेंगे। तो सरकार अगर चाहेगी कि लोग टैक्स की चोरी ना करें, टैक्स ईमानदारी से भरें, तो सरकार क्या करेगी, कानून बना देगी जिससे टैक्स, या एक पॉलिसीज बना देगी, या संसद में एक वो नया स्लैब रेट ले आएगी जिसमें टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे, तो लोग टैक्स की चोरियां कम करेंगे। सिमिलरली तीसरा इसमें है, सरकार को डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। सरकार को डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। बहुत रेयर है, आ भी गया तो आप अपनी तरफ से बना के लिख देना, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। होप सो आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई परेशानी है आप कमेंट सेक्शन में या हमारे खत्री ट्यूशन सेंटर की वेबसाइट पे आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको रिसॉल्व करने की। चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चों।